स्वागत है बच्चों आप सभी का वापस से हमारे और आपके ई2ई क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों के लिए सीबीएसई सैम्पल पेपर 2024 के सेक्शन सी पार्ट लेकर के आया हूं। हम लोगों ने सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों पार्ट को क्लियर कर लिया था। अगर किन्हीं ने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग सेक्शन सी के सॉल्यूशंस लेके आए हैं, जो कि हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होने वाले हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे इसमें और कुछ क्वेश्चंस और करके होंगे, तो हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन सी का 26 नंबर क्वेश्चन और आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ऑफ विच 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, 84 आर इंटरेस्टेड इन डांस एंड 108 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन हैंडीक्राफ्ट। मतलब क्या बोला है कि नेशनल आर्ट होने वाला है जिसमें बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, जिनमें से जो भी इंटरेस्टेड है म्यूजिक में, ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन 60 आया है, ठीक है, और जो भी इंटरेस्टेड है किसमें, जो भी इंटरेस्टेड है डांस में, उनका कितना आया है, 84 आया है, ठीक है, और जो भी इंटरेस्टेड है किसमें, हैंडीक्राफ्ट में, उनके जो रजिस्ट्रेशन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कितने हैं, 108 है। तो बोला गया है कि अगर हम इनको ग्रुप में बांट दें तो टोटल कितने ग्रुप बनेंगे, यही बोला गया है ना। क्या बोल रहा निकालने कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप में कितने कितने स्टूडेंट होंगे। और क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। यहाँ पे 3 आर्ट फॉर्म है ना, हैंडीक्राफ्ट है और म्यूजिक है और डांस है, ठीक है ना। ये तीनों में से कितने कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे वो भी आपको यहाँ पे पूछ रहा है, और हर ग्रुप में कितने बच्चे होंगे वो भी आपसे पूछ रहा है, और उनके लिए टोटल रूम्स कितने होंगे वो भी इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी वैल्यूज दिए रहते हैं उनका हम लोग HCF निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन लिए हैं उन सब का हम लोग क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। किसका किसका, 60 का, 84 का और 108 का, ये तीनों का हम लोग क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो बताओ ये तीनों का HCF क्या होगा, आपको पता है ना HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसको कैसे निकालते हैं HCF, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 60 का करेंगे तो ये 30 बार में चला गया, फिर ये 2 के टेबल में 15 बार में, फिर ये 3 के टेबल में 5 बार में, और 5 के टेबल में 1 बार में, ठीक है। फिर 84 का हम लोग करेंगे तो ये 2 के टेबल में 42 बार में, 2 के टेबल में 21 बार में, 3 के टेबल में 7 बार में, ठीक है ना, और 7 के टेबल में 1 बार में। फिर हम लोग 108 का करेंगे, 2 के टेबल में 54 बार में, 2 के टेबल में 27 बार में, 3 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, ठीक है। इतना आ गया। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, तो मतलब ये तीनों में कॉमन कौन कौन है। तो पहले देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक 2 हो गया, ठीक है। फिर इसमें भी 2 है, फिर से 2 है, फिर से 2 है, तो एक और 2 हो गया, ठीक है। फिर इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, चलिए एक और 3 हो गया। और कुछ कॉमन आ रहा नहीं, अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो टोटल कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। मतलब ये जो HCF निकल गया ये इन तीनों का, वो क्या निकल गया, 12 निकल गया, ठीक है। तो समझ में आया कैसे हम लोग HCF निकालते हैं, ये तो हम लोग बचपन में पढ़े होंगे। अब हम लोग फाइनली क्या करेंगे कि जो 12 निकला है ना वही पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, जो कि क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। तो देयरफॉर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एच ग्रुप इज इक्वल टू कितना हो गया, 12। मतलब टोटल जो भी ग्रुप बनेंगे उसमें क्या होंगे, 12 स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है। अब यहां पे बोला जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स
इन ईच ऑफ द आर्ट फॉर्म, और हर आर्ट फॉर्म के लिए कितने ग्रुप बनेंगे वो भी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये पहला का आंसर हो गया। अब बोल रहा है कि हर आर्ट फॉर्म, जितने जितने आर्ट फॉर्म है, मतलब म्यूजिक में 60 है तो इसमें कितने ग्रुप बनेंगे, तो फिर 84 है डांस में तो उसमें कितने ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन म्यूजिक। सबसे पहले म्यूजिक में निकाल लेते हैं। तो म्यूजिक में टोटल कितने बच्चे थे, तो 60 बच्चे थे, ठीक है। और ग्रुप्स कितने बन रहे हैं, 12, ठीक है। तो म्यूजिक में कितने ग्रुप्स बनेंगे, तो 12 के टेबल में 65 बार में आया तो 5 ग्रुप्स बनेंगे म्यूजिक में, ठीक है। वैसे ही द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन डांस, इसमें कितने बनेंगे, तो 84 थे ना स्टूडेंट और 12 ग्रुप थे तो इसके कितने ग्रुप बनेंगे, हर ग्रुप में कितने कितने बच्चे रहेंगे, मतलब टोटल कितने ग्रुप बनेंगे। तो 12 टेबल में 84 कितने बार में आता है, 7 बार में आता है, तो 7 ग्रुप्स बनेंगे। वैसे ही अगर हम लोग बात करें कि द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन हैंडीक्राफ्ट, इसमें कितने बनेंगे, तो टोटल 108 बच्चे थे, ठीक है। और हर ग्रुप में कितने रखने हैं हम लोग को, 12 स्टूडेंट रखने हैं, तो टोटल कितने बनेंगे ग्रुप, तो 9 बनेंगे, ठीक है। टोटल कितने बनेंगे, 9 ग्रुप्स बनेंगे। तो टोटल ग्रुप्स कितने बने, देखो तो ध्यान से, टोटल ग्रुप्स कितने बने, 9, 7 ऐड करो कितना हो गया, 16 में 5 ऐड करो 21 हो गया, ठीक है ना। तो टोटल कितने ग्रुप्स बने, 21 ग्रुप्स बने हैं। तो रूम कितने चाहिए वो ग्रुप्स के लिए, यहां पूछा है ना, हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इन ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम, हर ग्रुप के लिए कितने रूम चाहिए होंगे। तो टोटल रूम्स कितने हो जाएंगे, तो जितने ग्रुप है, तो म्यूजिक में 5 ग्रुप है, प्लस डांस में 7 ग्रुप है, और हैंडीक्राफ्ट में 9 ग्रुप है। तो तीनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया, 21। तो टोटल 21 रूम्स चाहिए, ठीक है बच्चों। कितने रूम चाहिए, 21 रूम चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ये हो गया सही आंसर। देखिए वापस से बताते हैं, क्या पूछा था कि बहुत सारे, मतलब पूरे कंट्री में एक नेशनल आर्ट का कंपटीशन रखा गया है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, ठीक है। जिसमें म्यूजिक में 60 स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, डांस में 84 स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, और 108 हैंडीक्राफ्ट में इंटरेस्टेड है। तो आपको बताना है कि अब जब हम हर एक ग्रुप बनाएंगे ना, तो हर ग्रुप में कितने कितने स्टूडेंट होंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने HCF निकाल दिया, 12 निकला, मतलब हर ग्रुप में कितने स्टूडेंट होंगे, 12 ग्रुप में होंगे, सॉरी 12 स्टूडेंट होंगे हर ग्रुप में, ठीक है। फिर क्या पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच आर्ट फॉर्म, जो भी 3 आर्ट फॉर्म है उसमें कितने कितने ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। तो पहले बात तो 60 स्टूडेंट थे, हर ग्रुप में 12 स्टूडेंट रह सकते थे, तो म्यूजिक में 5 ग्रुप बना, वैसे ही डांस में 7 ग्रुप बना, और वैसे ही हैंडीक्राफ्ट में 9 ग्रुप बना, ठीक है। अब हर ग्रुप के लिए हर एक अलग अलग रूम होगा, तो टोटल कितने रूम हो गए, 21 रूम हो गए। सारे ग्रुप्स को हम लोगों ने ऐड कर दिया, ठीक है। क्लियर ये क्वेश्चन आप सभी को। चलिए तो फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोल रहा है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² + 5x + 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसका मतलब है कि आपको क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 5x² + 5x + 1, ठीक है। क्या बोल रहा है कि पहले आपको इसका वैल्यू निकालना है, फिर आपको इसका वैल्यू निकालना है, और अल्फा बीटा इसका जीरोस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, आपको पता होगा ना, x² के बगल वाला a होता है, मतलब x² का कॉफिशिएंट a होता है, फिर x का कॉफिशिएंट b होता है, और जो बच गया कांस्टेंट वो c होता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसके लिए क्या कर लेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे सम ऑफ जीरोस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेना, मतलब अल्फा प्लस बीटा है ना, सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, आपको तो याद ही होगा। अब देखो -b/a, तो माइनस का माइनस रह गया, फॉर्मूले का b का जगह पे क्या है, b का जगह पे 5 है ना, तो
तो b का जगह पे 5 रख दिए डिवाइडेड बाई a का जगह पे 5 है, यहाँ भी 5 रख दिए, तो कितना हो गया 5 से 5 कट गया तो -1 आया, है ना, ये दोनों कट गया तो -1 आया। इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा का हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब वैसे ही जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, सम ऑफ जीरोज निकाल लिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c बाई ए होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो c देखो तो यहाँ पे क्या है 1 है और a कितना है 5 है, तो ये अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकल गया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पॉलिनोमियल्स का, तब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। अब हम लोग फाइनली आते हैं जो हम लोग को पूछा है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन। नाउ अब क्या बोला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है ना, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है ना, समझ में आया। अच्छा, एक आपको फॉर्मूला याद है, देखो तो, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, है ना, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को, अगर हम इस चीज को यही छोड़ दें और ये प्लस 2 अल्फा बीटा उठा के लेके आ जाए इस तरफ, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो तो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। देखो तो ये होगा, जब हम लोग ये प्लस को उठा के इस तरफ लेके आ जाएंगे बच्चों, तो क्या ये होगा, देखो तो ध्यान से देखो, समझ में आया, क्या किए, ये उस तरफ था, बस हम इसको उठा के इस तरफ ला दिए, तो प्लस से क्या हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए था, हम लोग को जिसका वैल्यू चाहिए होता है हम लोग उसको अकेला छोड़ देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो तो, ये निकालना है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखो हम लोगों ने निकाला है ना -1, इसका मतलब है यहाँ क्या हो गया, -1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना निकाले, 1/5 निकाले ना, तो अल्फा बीटा का जगह 1/5 पुट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस हो गया। ये आप ऐसे समझो, अगर माइनस का पावर में कोई इवन पावर होता है तो ये माइनस प्लस बन जाता है, और ऑड पावर होता है तो माइनस माइनस रह जाता है। ठीक है, माइनस 2 1 जा 2, 2/5 आ गया। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या निकल गया, अगर हम एलसीएम लिए तो 5 आ गया एलसीएम। ठीक है, अब 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, समझ में आया, तो 1 के टेबल में 5 बार में आता है, तो 5 1 जा 5, और माइनस 2 के नीचे 5 है, तो इसका एलसीएम तो 2 का 2 ही रह गया, जो भी आएगा वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 में से 2 गया तो 3/5, इसका मतलब है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू निकल गया है वो क्या निकल गया है, 3/5 निकल गया है। ठीक है बच्चों, देख लो अच्छे से एक बार तुम लोग। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरा नंबर निकालते हैं। ठीक है, एंड और क्या बोला है निकालने के लिए, अल्फा का पावर -1 प्लस बीटा का पावर -1, यही बोला है ना। चलो ठीक है, अब यहाँ पे गौर करो आप लोग, क्या अल्फा का पावर -1 को लिख सकते हैं 1/अल्फा, और बीटा का पावर -1 को लिख सकते हैं 1/बीटा। दरअसल क्या किया हम लोग, इसका इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप लोगों ने चैप्टर 1 एक्सपोनेंशियल में पढ़ा होगा 9th क्लास में। ठीक है ना। चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा। अगर एलसीएम लेने नहीं आता है तो सबसे मस्त एक काम किया करो, जो भी डिनोमिनेटर है उसको इंटू कर दो, अल्फा इंटू बीटा को क्या करो, इंटू कर दो। अब इंटू करने से क्या होगा ना कि ये बीटा ऊपर में 1 से जाके इंटू हो जाएगा और अल्फा ऊपर में 1 से जाके इंटू हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब देखो तो अल्फा प्लस बीटा है या बीटा प्लस अल्फा है, बात बराबर है। इसका भी वैल्यू हम लोग को पता है ना, पता है ना जी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या यहाँ निकला हुआ है, देखो -1, तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू -1 इसके जगह पे, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, यहाँ देखो 1/5 निकाले थे, तो यहाँ पे हम इसका जगह पे लिख सकते हैं 1/5। तो ये हम लोगों ने कहाँ से लिया, फ्रॉम इक्वेशन
1 एंड 2, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों ने इसके वैल्यू पुट किए हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब यहाँ देखो, जब भी नीचे वाला जो 5 रहता है ना वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, ये बात याद रखना। और यहाँ नीचे में 1 का 1 रह गया। अब देखो 5 1 जा 5 और नीचे 1 तो रहता ही है, तो आप लिखो या ना लिखो बात बराबर है। और यहाँ माइनस का माइनस हो गया, तो देयरफॉर जो अल्फा का पावर -1 प्लस बीटा का पावर -1 का वैल्यू कितना निकल गया, -5। तो यहाँ पे हम दोनों ने, मतलब हमने और आपने मिलके ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं। तो आपको इतना करोगे तो हाफ मार्क्स, फिर इतना करोगे हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स हो गया, इतना करोगे हाफ मार्क्स, इतना करोगे हाफ मार्क्स, मतलब ऐसे हाफ मार्क्स करके आपको टोटल 3 नंबर मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा हर स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपको स्टेप मार्किंग मिल रहे हैं हर एक क्वेश्चन पे, तो याद रखना हर एक स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है आप सभी को ये क्वेश्चन। चलिए फिर अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट्स नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। If the digit of the number differ by 2, find the number. How many such number are there? चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, कि let the tens place and ones place डिजिट्स बी। मान लेते कि जो 10th प्लेस का डिजिट है और 1st प्लेस का डिजिट है वो क्या है, x एंड y, ठीक है। सबसे पहले हम लोग x एंड y मान लेते हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑब्टेन्ड, तो जो हमारा नंबर ऑब्टेन्ड करेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बताओ तो 10x प्लस y। आप लोगों ने ये 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि जब भी हम लोग को बोला है कि एक नंबर लेना है 2 डिजिट्स का, तो हम लोग उसको क्या लेते हैं, 10x प्लस y लेते हैं। ऐसा क्यों लेते हैं, देखो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, 2 डिजिट्स का नंबर लिया, y जो कि 1st प्लेस पे था और x जो कि 10th प्लेस पे था। अगर हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, देखो तो x क्या 10th पे है तो 10 इंटू एक्स, और प्लस y 1st पे है तो y इंटू 1 होता है, मतलब y 1 जा y। तो देखो अगर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म यही आएगा ना 10x प्लस y, इसलिए हम लोग जो भी नंबर लेते हैं उसको क्या लेते हैं, 2 डिजिट नंबर को 10x प्लस y करके लेते हैं, ठीक है। पहला नंबर तो ये मिल गया है। अब क्या बोला, जब ये नंबर ये है तो जब हम इसके डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे, ठीक है, व्हेन, या ऐसे लिखते हैं कि देयर नाउ द नंबर obtained by reversing the digits। जब हम डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे तब क्या हो गया, देखो डिजिट्स रिवर्स करना मतलब डिजिट को रिवर्स करना, उसका मतलब क्या होता है, x का जगह y और y का जगह x। तो यहाँ पे x का जगह y कर देंगे और y का जगह x कर देंगे। तो ये नंबर को हम लोग ने उनके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि जब भी हम ये दोनों को ऐड करेंगे, मतलब ये जो हम लोग का ओरिजिनल नंबर है और प्लस जो हम लोग इसका रिवर्स करके नंबर लाए हैं, ये दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो 66 के बराबर होगा, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ देखो 10x प्लस x कितना हो गया, 11x प्लस 10y प्लस y तो 11y इज इक्वल टू 66। अब यहाँ पे देखो 11 कॉमन ले लो तो क्या हो गया, अंदर में x प्लस y बच गया इज इक्वल टू 66। अब देखो 11 के टेबल में 66 चला गया 6 बार में, ठीक है। तो x प्लस y का वैल्यू क्या आ गया, x प्लस y का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया, क्योंकि 11 के टेबल में 66 6 बार में आता है। इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, देख लो अच्छे से।
अब क्या बोल रहा है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, ठीक है, एंड अब क्या बोला है कि जो भी डिजिट्स है, ठीक है, उनका जो डिफरेंस है वो 2 है, तो इधर या तो x माइनस वाई 2 हो सकता है, ये दोनों डिजिट्स का डिफरेंस 2 है, या तो y माइनस एक्स ये भी 2 हो सकता है। हम लोग को थोड़ी दिया हुआ है कि किसको किससे माइनस करेंगे, बस यहाँ पे क्या बोला है कि उनका डिजिट्स का डिफरेंस 2 है, ठीक है ना। तो हम लोग को ये दोनों केस लेके चलना पड़ेगा, ये दोनों डिजिट्स का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो सबसे पहले हमको इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते, इसको 3 ले लेते, ठीक है। तो हम दोनों यूज करके क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या हम लोग इसको और आसानी के लिए ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा करते हैं, माइनस आगे कर देते हैं, वाई पीछे कर देते हैं, ठीक है, मतलब माइनस एक्स फिर प्लस वाई इज इक्वल टू 2। चलो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो एलिमिनेटिंग, सबसे पहले इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को करेंगे, एंड देन इक्वेशन 1 पहले हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को करेंगे, एंड फिर देन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को करेंगे, ठीक है ना बच्चों। हम लोग इसको सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। तो चलिए, जब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ देखो, तो यहाँ एंड नहीं और कर देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो, सबसे पहले 1 और 2, 1 कितना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। और इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 था, ठीक है। जब ये दोनों को सॉल्व कर देखो, y कट गया प्लस माइनस में, x प्लस एक्स 2x आ गया, और 6 प्लस 2 8 आ गया। तो x का वैल्यू क्या निकल गया, 4 निकल गया। 2 के टेबल में 8 कितने बार में कट गया, 4 बार में, ठीक है। तो जब x 4 निकल गया इस केस में, ठीक है, तब y कितना निकलेगा, देन y इज इक्वल टू, एक बात बताओ, जब ये निकला है 4, x निकला है 4, ठीक है, या यहाँ देखो x निकला है 4, अब ये उधर जाएगा तो 6 से माइनस हो जाएगा, तो y कितना निकल जाएगा, y 2 निकल जाएगा, ठीक है। x अगर 4 निकला तो y 2 निकल जाएगा, ठीक है। वैसे ही जब हम लोग 1 और 3 को एलिमिनेट करेंगे, 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और ये क्या था, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यही था ना जी, ठीक है, ये वाला था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कैंसल आउट हो रहा है, यहाँ पे x प्लस में है, आगे साइन कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस कैंसल आउट, y कितना हो गया, 2y इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो 8 आ गया, मतलब इसमें अगर y 4 आ गया, तो जब इसमें y 4 आ गया है, तो देन x कितना निकल जाएगा, x 2 निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि फाइंड द नंबर, तो यहाँ देखो नंबर पहले निकालना है, और फिर हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, और कितना नंबर बनेगा, कितना नंबर हम लोग को मिलेगा, वो भी पूछा था हम लोग से निकालने। तो सबसे पहले नंबर कौन सा बन रहा है, नंबर, तो नंबर क्या था, 10x प्लस वाई था ना। तो देखो 10 इंटू एक्स का जगह पे क्या आया है, 4 आया है, और y का जगह पे 2 आया है, तो एक बन गया नंबर 42, ठीक है। एंड अब क्या बोला है, और एक नंबर क्या था, तो उसके लिए वैल्यू अलग अलग आया है ना, ठीक है। तब हम लोग क्या बोलेंगे, देखो तब हम लोग क्या बोलेंगे, y 4 आया ना, तो अब y का जगह पे 4 आ जाएगा, ठीक है, और x के जगह पे 2 आ जाएगा। चलिए, तो क्या हो गया, 20 प्लस 4, तो 24, मतलब पहला नंबर ये हो गया और दूसरा नंबर ये हो गया, तो टोटल कितने नंबर बने, टोटल 2 नंबर बने। क्लियर आप सभी को, देख लो अच्छे से। चलिए बच्चों, समझ में आप सभी को, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर टोटल कितना नंबर बना है, देखो तो टोटल कितना नंबर बना है, यहाँ पे क्या बना, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, तो कितना नंबर बना बताओ, तो टोटल नंबर
कितना बना, 2 बना, है ना जी। कौन कौन सा बना, एक बना 42 और एक बना 24। चलिए समझ में आया, टोटल नंबर ये 2 बना, ठीक है। एक बना 42 एंड और एक बना 24। चलिए बच्चों क्लियर है आप सभी को ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, दरअसल ये क्वेश्चन और में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या बोला, हमारे पास 2 इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग को बोला है कि x और y का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यही सॉल्व करने बोला है। तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो x और y है वो रूट में है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे, जैसे लेट हम लोग u को मान लेंगे 1/√x, ठीक है ना। और वैसे ही हम लोग y को मतलब v को मान लेंगे 1/√y, ठीक है ना। हम लोग क्या किए, ये सब को इस तरह से मान लिए। अब हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा इस ये इक्वेशन, नाउ 1/√x को u मान लिए है तो 2u + 3v इज इक्वल टू 2, ये पहला इक्वेशन हो गया। और फिर क्या हो गया, हम लोग उसको मान लेते हैं क्या, 4u - 9v इज इक्वल टू 2 हो गया, सॉरी -1 हो गया ना, -1 हो गया, ठीक है। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं और एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। जो आपको पसंद है, जिसमें आप ज़्यादा पकड़ बना लिए हो, अब वो लगाओ, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को 2 से इंटू कर दे और इस इक्वेशन को 1 से इंटू कर दे, तो ज़रा देखो तो क्या कोई एलिमिनेट होगा, हाँ हो सकता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से इंटू कर देते हैं एंड इक्वेशन 2 को हम लोग बाई 1 से इंटू कर देते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों किए आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो देखो, तो वी गेट, हम लोग को फिर क्या मिलेगा, तब 2 से इंटू किए, 2 2 जा 4u, ठीक है, प्लस 2 3 जा 6v इज इक्वल टू 2 2 जा 4। ये 2 इस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, वैसे ये 1 भी सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वो सेम का सेम रह जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, जब हम ये दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस क्या होगा, साइन चेंज कर देता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे प्लस माइनस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, मतलब नीचे का साइन, और ये भी माइनस प्लस बन जाएगा। तो देखो तो प्लस 4u - 4u कट गया, क्या बचा, प्लस 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 ऐड हो गया, 6 और 9 को ऐड करेंगे तो 15v हो गया, इज इक्वल टू 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 हो गया। समझ में आया बच्चों। अब देखो यहाँ पे v का वैल्यू क्या निकल गया, 5/15, ये 15 मल्टीप्लाई से उधर चला गया तो v क्या निकल गया, 1/3। 5 के टेबल में 15 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है। अब क्या करेंगे, इस चीज को इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते, ठीक है ना, v के वैल्यू को। तो 1 क्या था, यहाँ देखो 1 क्या था, 2u + 3v का जगह पे 1/3 पुट कर दिए, ठीक है, इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ 3 से 3 कट गया तो सिर्फ 1 बचा, तो 2u + 1 इज इक्वल टू 2 आया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस 1 को उस तरह भेज देंगे तो 2u इज इक्वल टू 2 - 1 हो गया। अब देखो u इज इक्वल टू 2 - 1 हो गया, और 2 इंटू में था तो डिवाइड में हो गया। इसका मतलब है u भी हम लोग को निकल गया, ठीक है। हम लोग को v का भी वैल्यू पता चल गया, हम लोग को u का भी वैल्यू पता चल गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, यहाँ पे u को हम लोग क्या माने थे, 1/√x माने थे, ठीक है ना, ये माने थे ना। अब देखो u का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, 1/2। क्या हम लोग इस 1/√x को इस तरह से भी लिख सकते हैं ना कि √1/x, क्योंकि 1 का रूट 1 ही हो जाएगा और x का रूट तो √x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, जब ये रूट इस तरफ आता है तो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो
यहाँ इस तरफ जब रूट आएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और इधर 1/x ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इज इक्वल टू 1/x हो गया। बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, क्योंकि x ऊपर जाएगा 4 भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। एंड अब v को क्या माने थे हम लोग, 1/√y माने थे ना। ठीक है, अब v का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, 1/3 निकाला है, तो v का जगह हम लोग 1/3 पुट कर देंगे। और क्या हम सेम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, √1/y। अब सेम वही काम करेंगे कि ये रूट इस तरफ आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 1/3 का होल स्क्वायर बन गया, और इज इक्वल टू यहाँ पे 1/y हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ 1/y बच गया। ठीक है बच्चों, आप क्या करेंगे, सेम इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, तो y ऊपर चला गया और 9 भी ऊपर चला गया, तो यहाँ पे y का भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं कि देयरफॉर x क्या निकल गया, 4 निकल गया, और y क्या निकल गया, 9 निकल गया। तो ये फाइनली हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये क्वेश्चन आप सभी को। यहाँ देखो, अब मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं, तो यहाँ से यहाँ आप करोगे तो हाफ मार्क्स मिलेंगे, यहाँ से यहाँ करोगे तो हाफ मार्क्स मिलेंगे, यहाँ से यहाँ करोगे तो हाफ मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल 1.5 मार्क्स हो गए। फिर ये वाला पोर्शन करोगे तो भी हाफ मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स हो गए। फिर ये वाला पोर्शन पे हाफ मार्क्स, और देन ये वाला पोर्शन पे हाफ मार्क्स। तो देखो टोटल कितने हो गए, 3 मार्क्स हो गए बच्चों। क्लियर है आप सभी को ये क्वेश्चन। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, PA and PB are tangent drawn to a circle of a center O from an external point P। मतलब क्या बोला है कि 2 कॉर्ड है, मतलब 2 टैंजेंट है PA एंड PB, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ किया गया है। कॉर्ड AB मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब ये जो कॉर्ड AB है ना, वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, किसके साथ बना रहा, विद द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। मतलब रेडियस के साथ, मतलब जो ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल ये कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर, अगर ये कॉर्ड का जो लेंथ है, इसका लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टैंजेंट PA एंड द लेंथ ऑफ द रेडियस OA। मतलब PA का लेंथ बताना है और रेडियस जो है OA उसका क्या बताना है, लेंथ बताना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि PA एंड PB आर टैंजेंट्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, टैंजेंट्स है। और क्या बोल रहा है कि जो कॉर्ड है AB वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री ना, तो देखो तो वो एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल OAB, ये कितना है, 30 डिग्री है। चलिए क्लियर है। और जो लेंथ है कॉर्ड का, मतलब जो AB का जो लेंथ है वो कितना बोला है, 6 सेंटीमीटर बोला है। चलिए, हम लोग को डेटा यही दिया हुआ है, क्या करना है हम लोग को, टू फाइंड, हम लोग को करना है फाइंड। ठीक है ना, फाइंड क्या करना है, PA का लेंथ, लेंथ ऑफ PA एंड OA। ठीक है, PA और OA का लेंथ हम लोग को मेजर करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका फाइनली सॉल्यूशन, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला बात तो आप ये जानते हो कि रेडियस जो होता है, ठीक है, वो टैंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एंगल OAP ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो रेडियस होता है, रेडियस मेक्स 90 डिग्री एंगल एंड एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ टैंजेंट, वो टैंजेंट के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है ना। अब यहां देखो OAP, क्या OAP को हम लोग इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं, देखो तो एंगल OAB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल
बी ए पी, यही दोनों 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, देखो तो ओ ए पी, ये जो ओ ए पी है हम लोग लिख सकते हैं दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये दोनों को एंगल को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वो भी क्या निकलेगा 90 डिग्री निकलेगा। अब देखो एंगल ओ ए बी गिवन में दिया हुआ है 30 डिग्री है, तो हम इसके जगह पे 30 डिग्री पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 30 प्लस इधर क्या एंगल निकल गया बी ए पी, ये दोनों 90 डिग्री के बराबर हो गया। 30 को अगर आप उधर भेजोगे तो एंगल बी ए पी कितना निकल गया 90 माइनस 30 डिग्री। ठीक है ना, तो एंगल बी ए पी कितना निकल गया 60 डिग्री। चलिए क्लियर है, इसको मान लेते हैं, खैर अभी इसको ऐसे छोड़ देते हैं। समझ में आया, बी ए पी कितना निकल गया 60 डिग्री निकल गया बच्चों। इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये सब रफ कर देते हैं खाली, ये वाला जो एंगल है वो कितना निकल गया 60 डिग्री निकल गया। अब एक बात बताओ कि जब पी ए और पी बी टेंजेंट है, इसका मतलब है कि नाउ जो पी ए होगा वो इक्वल होगा पी बी के। ठीक है, क्योंकि वो क्या है सेम टेंजेंट्स है, सेम टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल, या इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, कि बोथ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेम पॉइंट P। ठीक है, सेम पॉइंट P, कुछ भी लिख सकते हैं आप, उतना मायने आपको नहीं करना है ये सब चीज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो PA और PB क्या हो गया, दोनों सेम पॉइंट से ड्रॉ किया गया है सेम सर्कल पे, तो ये PA और PB दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो जब ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगे तो इनके जो अपोजिट्स एंगल होते हैं, मतलब ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है, इसके अपोजिट एंगल कौन से, कि ये वाले एंगल है और एक ये वाले एंगल है, ये दोनों भी एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल पी ए का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ए बी पी है। ठीक है, ये भी इक्वल हो जाएगा किसके, पी बी के। पी बी के अपोजिट एंगल क्या है, बी ए पी है। ठीक है, बी ए पी, बी ए पी, समझ में आया, एंगल बी ए पी है। यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बात करें, ए बी पी का बात करें। ठीक है, ए बी पी का बात करें, ये भी इक्वल हो जाएगा, क्यू इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स को अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब है कि देयरफॉर ये दोनों एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के हो जाएंगे, है ना जी, वो दोनों एंगल क्या होंगे 60 डिग्री के हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम उस हिसाब से बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल ए बी पी प्लस एंगल बी ए पी प्लस एंगल कौन सा बचा, ए पी बी, ए पी बी, वो तीनों 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये तीनों सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब है कि एक बात बताओ, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा ना। मतलब एंगल ए बी पी जो है वो क्या है 60 डिग्री है, प्लस ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, और प्लस ये कितना है एंगल ए पी बी, ये 180 डिग्री वैल्यू पुट कर दिए। अगर हम ये सबको ऐड करके उधर भेज दिए तो जो ए बी पी होगा वो कितना निकल जाएगा 60 डिग्री हम लोग का निकल गया। कैसे निकल गया, 60 प्लस 60 120, उधर गया तो 180 से क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है बच्चों, तो क्या हम अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो मेरा ट्रायंगल हो गया, कौन सा ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे देखो ए पी बी है ना, ट्रायंगल ए पी बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम लोग बोल सकते हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब जो ए बी है
वो PA के इक्वल हो जाएंगे और ये PB के भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर AB कितना है 10 है ना, AB कितना है याद देखो, सॉरी 6 है ना, AB 6 है ना, तो AB PA के बराबर हो गया, तो ये भी क्या हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। तो ये पहला आंसर हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है, AB निकाल लिया। अब OA का लेंथ पूछा है, क्या पूछा है, OA का लेंथ पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ तक देखो, समझ में आया आप सभी को एकदम डिटेल में कैसे मैंने उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ किया और उसके जरिए हम लोगों ने साइड निकाला, ठीक है। देख लो बच्चों अच्छे से एक बार। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हम लोग को OA का लेंथ निकालना है, ठीक है। तो OA का लेंथ कैसे निकालेंगे यहाँ पे आप लोग देखो ध्यान से, ठीक है। चलो तो क्या हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, एक बात बताओ, आपको पता होगा अगर हम इस लाइन को इस तरह से मिला दें, ठीक है ना, अगर हम इस लाइन को इस तरह से मिला दें, इसका मतलब है कौन से लाइन को मिला रहे हैं, OP को, ठीक है ना। हम लोग OP को इस तरह से अगर ज्वाइन कर दे तो याद रखना तुम लोग कि जब भी हम लोग O और P को एक्सटर्नल पॉइंट जो कि टेंजेंट पे ड्रॉ हो रहा है, ये जो पॉइंट है P, तो ये क्या करता है, ये एंगल बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, वो एंगल बाइसेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तब हम लोग क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल OAP, ठीक है, क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल OAP। नाउ इन ट्रायंगल OAP, देखो OAP ट्रायंगल का अगर हम लोग बात करें तो यहां देखो, तो OAP में अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री था, समझो अगर वो पूरा एंगल 60 डिग्री था, मतलब एंगल APB जो है वो 60 डिग्री था, तो देयरफॉर एंगल APO ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा किसके, BPO के, एंगल BPO के इक्वल हो जाएगा, जो कि 30-30 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो हम लोग को क्या पूछा है, रेडियस पूछा है निकालने, ये पूछा है ना। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखो, ठीक है, इस ट्रायंगल में दिखा, ये ट्रायंगल OAP, ठीक है ना, OAP में देखो अगर हम लोग को ये PA का लेंथ पता है, ठीक है, और हम लोग को OA निकालना है, तो कौन सा मेथड लगाएंगे बताओ, और ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हाइपो हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस किसका फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी टैन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो टैन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या था, देखो तो OA था ना, तो OA परपेंडिकुलर हो गया और हाइपो सॉरी P बाई B होता है, और B कितना हो गया, B PA हो गया, और यहाँ पे tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√3। देखिए अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, tan का फॉर्मूला लगा के इसका आसानी से हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है, OA का लेंथ निकाल लेंगे। अब PA को उस तरफ अगर हम लोग भेज देते हैं तो क्या हो गया, 1/√3 इंटू PA इज इक्वल टू OA हो गया, और OA ही निकालना है हम लोग को। तो अब यहाँ पे आप लोग गौर करो, PA का लेंथ 6 निकाल चुके हैं हम लोग। अब अगर हम लोग इसको रैशनलाइज कर देते तो 6/√3 है, तो नीचे में कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहता है, तो हम लोग उसको रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो √3 इंटू √3 3 हो गया, और ऊपर में 6√3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 2 बार में कट गया, जो कि OA का वैल्यू निकल रहा है, तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर जो OA का लेंथ है वो कितना हो गया, 2√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने OA का भी लेंथ निकाल लिया है बच्चों। देख लो कैसे हम लोगों ने किया। सबसे पहले क्या बोला था, PA निकालना है, तो हम लोगों ने इस ट्रायंगल को इक्विलेटरल प्रूफ करके तीनों साइड बराबर करके PA निकाल लिया, जो कि 6 सेंटीमीटर आया। अब क्या बोला था, हम लोग को रेडियस निकालने बोला था, ठीक है ना। तो हम लोग रेडियस कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ये वाला हम लोग ट्रायंगल लिए, इसमें से tan 30 का फॉर्मूला लिए, और फाइनली हम लोगों ने क्या किया, OA जो कि रेडियस था उसका भी लेंथ हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है। और दरअसल ये जो क्वेश्चन है, इसके जो बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये और का है, ठीक है। ये क्वेश्चन किसका है, और का है। तो आप लोग ट्राई करना, देखना, आप लोगों को जो इजी लगता है वही आप लोग बनाना, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस क्वेश्चन पे हम लोग नजर डालते हैं। ठीक है, क्या बोला, दो टेंजेंट है टीपी एंड टीक्यू। देखो टीपी एंड टीक्यू टेंजेंट है, ठीक है, ये शायद आप लोग को इजी लगेगा। और क्या बोला, आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद अ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। इसका मतलब है गिवन क्या दिया हुआ है, सेम टीपी एंड टीक्यू आर टैंजेंट्स। ये टैंजेंट्स दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। टू प्रूव यहां पे करना है ना, क्या प्रूफ करना है, एंगल पी टी क्यू जो है वो इक्वल होगा एंगल ओ पी क्यू के, ठीक है ना, ये प्रूफ करना है हम लोग को। पी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल जो है वो ये वाला एंगल का 2 गुना के बराबर होगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, अब हम लोग बात करते सीधा प्रूफ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो चलो एक बात बताओ, हम लोग सबसे पहले फिगर के साथ खेलते हैं, बात समझ में आया। तो एक यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम इस एंगल को, ये पूरा एंगल दिख रहा है, ठीक है, ये वाला देखो, ये पूरा एंगल को अगर हम थीटा मान ले, क्या मान ले, थीटा मान ले, या इस तरह से समझो कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल पूरा, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट पे क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो उस हिसाब से अगर हम इस वाले एंगल को, बस आधा एंगल है, ठीक है, इस वाले एंगल को अगर हम थीटा मान लेंगे तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बताओ तो सिंपल सा बात है, पूरा 90 है, अगर हम 90 में से ये वाला एंगल माइनस कर दें, ठीक है, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना निकल जाएगा, 90 माइनस थीटा। समझ में आया बच्चों। अब ये आया कैसे, ठीक है, अब ये आया कैसे, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना, कि 90 माइनस थीटा कैसे आया। तो सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। कोई को फिगर ही देख के समझ में आ गया होगा। चलिए फिर भी हम लोग मानते हैं कि प्रूफ में क्या देखेंगे, एंगल नहीं, पहले माने तो लेट, ठीक है, तो लेट एंगल क्या, कौन सा एंगल, क्यू पी टी, इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा, ठीक है ना, हम लोग इसको काम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो देयरफॉर या नाउ या एंड लिखते हैं, एंड जो एंगल ओ पी टी है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्यों, रेडियस क्या होता है, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, रेडियस क्या होता है, टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। अब देखो ओ पी टी 90 डिग्री है, तो ओ पी टी को अगर हम लोग इसको ब्रेक डाउन करके लिखे तो ओ पी टी को क्या लिख सकते हैं, ओ पी टी को क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू पी टी प्लस एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिख सकते हैं ना। अब देखो क्यू पी टी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, सॉरी क्यू पी टी 90 डिग्री यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अच्छा यहाँ पे सॉरी ओ पी टी है ना, ठीक तो है, ओ पी टी है, ठीक है, ठीक है। क्यू पी टी देखो, क्यू पी टी को क्या माने, थीटा माने ना, थीटा प्लस एंगल ओ पी क्यू नहीं पता क्या है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम उस थीटा को उधर भेज दें तो देखो एंगल ओ पी क्यू क्या निकल गया, 90 माइनस थीटा निकल गया। देखिए बच्चों ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। एंगल ओ पी क्यू, जो एंगल ओ पी क्यू है वो 90 माइनस थीटा निकल गया, देख लो अच्छे से ध्यान से। चलो ये काम तो हो गया अब हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फाइनली इस वाले ट्रायंगल पे, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू और टी। बात क्लियर है बच्चों। अब इस वाले हम ट्रायंगल पे बात करते, तो एक बात बताओ, इन ट्रायंगल क्यू पी टी, ठीक है, क्यू पी टी ट्रायंगल में देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी प्लस एंगल पी क्यू टी, ये तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसे यही बोलता है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये सबको जोड़ो तो 180 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहां देखो कि अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये बात समझो,
अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि टैंजेंट्स इक्वल होता है, टैंजेंट्स इक्वल होता है तो अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी मैंने हम लोग ये पढ़ा पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पी टी क्यू, नहीं पता कौन सा एंगल है प्लस, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, ये 180 के बराबर हो गया, ठीक है। तो एंगल पी टी क्यू प्लस थीटा 2 थीटा हो गया इज इक्वल टू 180। अब 2 थीटा को उस तरह भेज दो तो पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा हो गया। देखो ये पी टी क्यू था, ये थीटा प्लस थीटा, दोनों थीटा था ना, क्योंकि ये दोनों बराबर था। अब देखो यहाँ पे एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, ये दोनों में देखो 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन ले लो, अंदर में क्या बच गया 90 माइनस थीटा बच गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो पी टी क्यू किसके बराबर गया 2, 90 माइनस थीटा, देखो तो 90 माइनस थीटा को हम लोग एंगल ओ पी क्यू लिख सकते हैं, जो कि इक्वेशन 1 है। तो हम ये 90 माइनस थीटा का जगह क्या लिख देंगे, एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू। तो ये हम कहाँ से पुट किए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हम लोगों ने 1 से पुट किया। क्या देखो तो हम लोग को क्या यही प्रूफ करने बोला था क्या, जरा देखो तो क्या हम लोग को यही प्रूफ करने बोला था क्या, एंगल पी टी क्यू टू एंगल ओ पी क्यू, एंगल पी टी क्यू टू एंगल ओ पी क्यू। देखो तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, प्रूफ कर दिया, आप सभी को समझ में आया बच्चों। चलिए बढ़िया है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। इसका मतलब है क्या बोला है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोगों को क्या प्रूफ करना है, tan थीटा प्रूफ करना, 1 और 1/2 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रूफ देखो, यहाँ पे प्रूफ में tan है ना, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे tan लाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। tan कैसे आएगा, तो देखो tan इस तरीके से आएगा, डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इधर भी डिवाइड हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इधर भी डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। यहाँ देखिए अब आप लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा होता है, इज इक्वल टू यहाँ से एक कॉस, यहाँ से एक कॉस चला गया, तो 3 साइन बाई कॉस क्या आ गया, tan थीटा आ गया, ठीक है। यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, यहाँ पे सेक है, यहाँ tan नहीं है, तो हम लोग इस सेक को भी क्या करेंगे, tan लाएंगे। तो इस सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज बच्चों आना चाहिए आप लोग को, ठीक है, और प्लस tan स्क्वायर थीटा रह गया और 3 tan थीटा रह गया, ठीक है। अब क्या करो, सबको इस तरफ लेके आ जाओ, ठीक है ना बच्चों, क्या करो सबको इस तरफ लेके आ जाओ। तो एक चीज़ यहाँ पे आप लोग गौर करो कि यहाँ पे एक tan है, यहाँ भी एक tan है, दोनों मिलके 2 हो गया ना, तो 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। और फिर ये इस तरफ आ गया तो -3 tan थीटा हो गया, और इधर +1 का +1 रह गया, और इस तरफ कुछ नहीं तो 0 रह गया। अब एक बात बताओ, क्या ये जो हम लोग का लास्ट वाला इक्वेशन निकला, क्या ये किसी के तरह दिख रहा है, देखो तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह नहीं दिख रहा है, फिलहाल तो अभी नहीं दिख रहा है, हम लोग इसको दिखाते हैं, वैसे दिख तो रहा है लेकिन फिर भी हम लोग इसको अच्छे तरह से करते हैं। कैसे करेंगे, चलिए लेट मान लेते हैं कि tan थीटा x हो गया, तो अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो हम लोग सभी के वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो नाउ हम इसको लिख सकते हैं, देखो तो 2 tan स्क्वायर थीटा को x स्क्वायर, -3 tan थीटा को x, और इधर +1 का 1 इज इक्वल टू 0। चलो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, आप लोग समझ में आया ये वाला स्टेप,
चलिए बच्चों समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो तो 2x² का ये रह गया और इधर +1 का 1 रह गया, ठीक है। अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो एक आ जाएगा 2x और एक आ जाएगा 1x, ठीक है। अगर आप लोगों को सीखना है ये फैक्टराइजेशन तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप फैक्टराइजेशन करना सीख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इसके आगे माइनस है ना, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 2, इसके आगे भी माइनस हो गया। अब देखो ये माइनस प्लस मिलके ये भी माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो पहले 2 कॉमन आ रहा और x कॉमन आ रहा है, अंदर में क्या बच गया, x - 1। वैसे यहाँ पे दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, अंदर में क्या बच गया, x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक कॉमन आ गया x - 1 और क्या बचा अंदर में, 2x - 1 इज इक्वल टू 0 बचा, ठीक है ना। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं कि या तो x - 1 0 है और या तो 2x - 1 0 है, ठीक है ना बच्चों। तो अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो -1 उधर गया तो +1 हो गया, और अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो -1 उधर जाके +1 हो गया और 2 जो कि इंटू में था उधर जाके डिवाइड हो गया, ये निकल गया x का वैल्यू, ठीक है। तो नाउ अब हम लोग क्या माने हैं, tan x को क्या माने हैं, tan थीटा माने हैं। तो ये tan थीटा 1 आ गया और यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं, tan x को tan थीटा माने हैं जो कि 1/2 आ गया। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि जो tan थीटा है वो या तो 1 होगा या तो 1/2 होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया बच्चों। समझ में आया आप सभी को। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हाफ करके होंगे हर स्टेप में, ठीक है। हर स्टेप में नहीं, कुछ कुछ स्टेप में मिला जुला के, ठीक है। जैसे ये 1.5 मार्क्स का और ये मिला के पूरा 1.5 मार्क्स का, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो देखो एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ के देख लो, ठीक है। तो देख लिया बच्चों क्या बोल रहा है, ये आपको टेबल दिया हुआ है और आपको इस टेबल का मीन निकालना है। तो आप मीन जो है वो 3 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट मेथड, या तो एज्यूम मेथड, या तो स्टेप डेविएशन मेथड। तो जो मेथड आप लोगों को आसान लगता है आप लोग उस मेथड से निकालो। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ गौर करो, यहाँ जो डेटा दिया हुआ वो 118 से 126 दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद 127 से 135 दिया हुआ है। आप लोग हमेशा पढ़े होंगे कि 118 से 126 और फिर जो यहाँ अपर लिमिट होता है नीचे में वही नंबर लोअर लिमिट से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो जब भी ऐसा कंडीशन होता है, ठीक है, जब 118 से 126 126 है और फिर 126 से स्टार्ट ना होके 127 से स्टार्ट हुआ है, तब हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि ये जो होता है हमारा लोअर लिमिट, उसमें से हम लोग क्या करते हैं 0.5 को माइनस कर देते हैं, और ये जो हमारा होता है अपर लिमिट, उसमें से हम लोग क्या करते हैं 0.5 को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही डेटा हम लोग सेम यहाँ पे ले लिया है, ये हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करें, देखो ये लेंथ था जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख चुका हो, मतलब पहले से मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका एक्यूरेट क्या निकालेंगे, CI, ठीक है, क्लास इंटरवल हम लोग अच्छे से इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो क्या बताए थे कि जो लोअर लिमिट है उसमें हम लोग 0.5 माइनस करेंगे और जो अपर लिमिट है उसमें हम लोग 0.5 ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखो अगर हम इसमें 0.5 माइनस करते हैं तो 117.5 आ जाएगा, और अगर हम इधर 0.5 ऐड करते हैं तो 126.5 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। वैसे यहाँ देखो 127 में से लोअर लिमिट है, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 126.5 आ जाएगा, ठीक है। और 135 में से 0.5 ऐड करेंगे तो 135.5 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखो मैच कर गया, 117.5 से 126.5, फिर 126.5 से 135.5 मैच कर गया ना। वैसे ही हम लोग सब में यही चीज़ सेम करेंगे, एक में लोअर में माइनस करेंगे और अपर में प्लस करेंगे, ठीक है बच्चों। लोअर में माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 0.5,
और अपर में 0.5 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको इस तरह से कर लोगे तो फाइनली एक अच्छा सा जिससे आप इजीली सॉल्व कर पाओ ऐसा क्लास इंटरवल आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ये 163 यहाँ पे हो जाएगा ना, यहाँ पे 162.5 से 171.5, 0.5 ऐड एंड 0.5 माइनस। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। चलो ये फाइनली हम लोगों ने पूरा डेटा लिख लिया। ठीक है, अब क्या बात है, अब हम लोग उसके बाद क्या निकालते हैं, XI निकालते हैं, है ना बच्चों। क्लास मार्क निकालते, क्लास मार्क क्या होता है, इसका देखा जाए तो मिड वैल्यू या फिर अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये दोनों का क्लास मार्क कितना हो जाएगा बताओ तो अपर प्लस लोअर ऐड कर दो तो 6 7 7 14 और 12 12 24, तो कितना आ गया ये दोनों का 122। कितना आ गया, इसका मिड वैल्यू 122 आ गया, ये दोनों का मिड वैल्यू कितना हो गया देखो तो पहला बात वो निकालने से पहले देख लो दोनों के बीच का जो विड्थ है वो कितना है, हाइट कितना है, दोनों के बीच का h कितना है। तो देखो तो 117.5, देखो 18.5, 19.5, 20.5, 3 हो गया, 21, 22, 23, 24, 25, 26, मतलब टोटल 9 है। टोटल क्या है, 9 है इसके हाइट। समझ में आया बच्चों, इसका मतलब है कि आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, इसमें से 4 ऐड कर दो जो हो गया आंसर। समझ में आया, तो देखो 117 में 4.5 ऐड कर दो तो कितना हो गया 122 हो गया। वैसे इसमें तुम 4.5 ऐड कर दो तो कितना हो गया 131 हो गया, इसमें भी 4.5 ऐड कर दो तो 140 हो गया, इसमें भी 4 पॉइंट ऐड कर दो तो 149 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नॉनो का डिफरेंस आ रहा ना, तो बस नॉनो लगाते जाओ। आप ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक्स यूज करते करते आप इसको इजीली बना सकते हो। ठीक है, 2 5 6 7 हो गया और फाइनली इसका क्या हो जाएगा 176। देखिए क्लियर बच्चों, हम लोगों ने क्लास मार्क निकाल लिया है। आपको जैसे आता है क्लास मार्क आप उस तरह से क्लास मार्क निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे हम जो है वो एज्यूम मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, क्यों डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा उससे। ठीक है, तो हम लोग आसानी से एज्यूम मेथड यूज करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस जो XI है जो क्लास मार्क है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक एज्यूम नंबर निकाल लेंगे। तो एज्यूम इसको मान लेते हैं। ठीक है ना, जो हम लोग बीच का वैल्यू होता है हम लोग ज़्यादातर एज्यूम उसी को लेते हैं। ठीक है, तो हम एज्यूम ए क्या मान लिए 149 है। तो अब हम लोग उसके बाद क्या निकालेंगे, DI निकालेंगे। ठीक है ना, तो आपको DI का फॉर्मूला याद होगा क्योंकि एज्यूम मेथड में यहाँ DI होता है और यहाँ पे FI DI होता है। बात समझ में आया, तो हम लोग सबसे पहले DI का फॉर्मूला निकाल लेंगे, मतलब DI के वैल्यू निकालेंगे। और DI का क्या होता है कि जो XI होता है उसमें से आपको माइनस करना है एज्यूम मेथड को। जैसे यहाँ एज्यूम को माइनस करना, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ। जो DI का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, XI माइनस एज्यूम होता है। ठीक है, अब क्या करो सबको माइनस करके वैल्यू यहाँ पे लिखते जाओ। तो देखो 122 में से माइनस कर दो 149, कितना आएगा बताओ तो, -17 आ गया। ठीक है, वैसे ही 131 में से 149 माइनस करो तो इधर 9 और अच्छा यहाँ पे 27 आएगा ना, सॉरी 27, इधर क्या हो गया -19 हो गया। ठीक है, इधर क्या हो गया 9 9 18 18 हो गया इधर। ठीक है, -18 हो गया, इधर क्या हो गया -9 हो गया, इधर 0 हो गया, इधर 9 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया। चलिए हम लोगों ने क्या किया, सबको माइनस कर लिया। ठीक है ना, अब हम लोग को क्या निकालना है, FI DI निकालना है। ठीक है, तो FI यहाँ पे दिया हुआ है, FI और DI यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 27 × 3 कितना हो गया -81, 18 5 जा कितना हो गया 90 हो गया, माइनस में 9 9 जा कितना हो गया -81 हो गया,
0 के साथ 12 इंटू हो गया तो 0 हो गया, 9 के साथ 5 इंटू हो गया तो 45 हो गया, और 18 के साथ 4 इंटू हो गया तो 72 हो गया, और 27 के साथ 2 इंटू हो गया तो 54 हो गया। फाइनली हम लोग का ये जो पूरा टेबल था, हम लोगों ने सारे के डेटा भर के हम लोग का ये टेबल फाइनली तैयार हो गया। एक बार अच्छे से आप लोग इस टेबल को देख लो। देख लिया बच्चे आप लोगों ने। अब हम लोग फाइनली आते हैं जो हम लोग को निकालने बोला है, क्या बोला है कि मीन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मीन हम लोग ये जो यूज़ किए थे टेबल में बहुत सारे, अब दरअसल ये हम लोग एज्यूम मेथड से निकाल रहे थे मीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस समीशन एफ आई डी आई बाई समीशन एफ आई, ठीक है ना। तो ये फाइनली एज्यूम मेथड के मीन का फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए यहाँ पे देखो हम लोग को समीशन एफ आई डी आई चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो नाउ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, समीशन एफ आई डी आई निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी एफ आई डी आई है सबको हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये मेरा इसका समीशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए ऐड करते हैं, क्या है, -81 में हम लोग ऐड कर देंगे क्या, 90 -90, फिर हम लोग उसमें ऐड कर देंगे -81, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग उसमें ऐड कर देंगे 0, फिर कितने ऐड कर देंगे 45, फिर ऐड कर देंगे 72, और फिर हम लोग ऐड कर देंगे 54। देखिए ये जितने भी वैल्यू थे वो सब हम लोगों ने लिख लिया, ये सब को हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐसा करते हैं, ये सब को साथ में ऐड करते हैं, वो सब को साथ में ऐड कर देते हैं। तो 1 + 1 2 हो गया, बाकी 8 8 16 और 9 252, कितना हो गया, -252 हो गया। और वही जब हम इस तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 9 11 का 1 7 12 4 16 और एक 17, देखिए इतना आ गया, 171 आ गया। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस दोनों को माइनस करो, 2 में से 1 गया तो 1, 25 में से 17 गया तो 8, तो -81 आ गया इसका फाइनली आंसर, ठीक है ना। अब वैसे हम लोग क्या करेंगे, समीशन एफ आई निकाल लेंगे, मतलब ये सबको जोड़ के, तो 3 + 5 8, 8 + 2 10, 19 21 31 और 40। तो सबको ऐड करने के बाद कितना आया, समीशन एफ आई 40 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मीन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो नाउ जो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होगा ना। अब सबके वैल्यू पुट कर देंगे, एक जगह एज्यूम क्या लिया था हम लोगों ने 149, तो 149 रख दिया, प्लस समीशन एफ आई डी आई -81 निकला, डिवाइडेड बाई ये कितना निकला 40 निकला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो मीन इज इक्वल टू 149 का 149 रह गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखो 40 और 81 ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने पे कितना आंसर आएगा, 40 को 81 से डिवाइड कर दो, तो 2 के टेबल में गया 82 पॉइंट, फिर 1 आया नहीं तो एक 0 लग गया, फिर आया 2 और फिर आया 5, तो इतना वैल्यू आ गया, ठीक है। इसको हम लोग पॉइंट में ला दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो मीन क्या निकल गया, ये दोनों को माइनस कर दो, तो 25 है, 100 उधर बचा 75, इधर 0 9.2 चला गया 146, तो 146.975 सही आंसर आया इस क्वेश्चन का। बच्चों देख लो, समझ में आया आप सभी को। हम लोगों ने टेबल बनाया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो फाइनली सॉल्व करने को बोला था हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एक बार अच्छे से देख लो, समझ में आप सभी को। तो फिर बच्चों आज का लेक्चर, आज का क्लास मतलब सेक्शन सी सीबीएसई सैंपल पेपर का वो यहीं पे कंप्लीट होता है। जो सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स के थे, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी और सेक्शन ई के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इन सारे क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स पे हमको मैसेज भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके उस चीज़ को क्लियर करेगी, आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। तो फिर बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करें, पढ़ते रहे, एग्जाम नज़दीक आ रही है, ठीक है। टेक केयर।